हेलो बच्चों। तो हम आपने यूनिट वन पढ़ लिया होगा। यूनिट वन में हमने 11th क्लास के लिए मात्रकों की बात शुरू करी थी, प्रारंभ करी थी। हमने बताया था कि भौतिक जगत क्या है, भौतिकी किसे कहते हैं, क्या अध्ययन करते हैं, भौतिकी किन किन बातों से, किन किन विषयों से और निर्भर करती है, इन बातों पर चर्चा हुई थी। और भौतिक विज्ञान का समाज के साथ क्या संबंध है, इस पर भी हमने चर्चा की। हमने बताया था कि मापन की आवश्यकता क्यों पड़ी, एक स्टैंडर्ड लेने की, एक मानक लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमने बताया था कि एक बहुत बड़ा संसार है जिसमें बहुत सारी भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियां मतलब हम कल्पना कर सकते हैं, इतनी भौतिक राशियां हैं, सबको अगर हम एक एक नाम दे दें और एक एक मात्रा दे दें तो ये संभव नहीं है। तो इसलिए बनाया गया मूल राशियां, मूल राशियों को अलग रखा गया, व्युत्पन्न राशियों को अलग रखा गया। मूल राशियां वो राशियां हैं जो किसी राशि अन्य पर निर्भर नहीं करती, स्वतंत्र होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, जैसे द्रव्यमान, लंबाई तथा समय। और व्युत्पन्न राशियां उसे ड्राइव करती जाती है। आज हम बात करेंगे पद्धति की, मात्रक की पद्धति। हमने मात्रक की बात कर ली है, हम बात करेंगे कि मात्रकों की पद्धति। हमने याद होगा आपने कि हमने जब यूनिट वन की बात करी थी तो हमने मूल राशियां क्या क्या ली थी, द्रव्यमान, लंबाई और समय। और उनके मानक मात्रक भी हमने ले लिए थे। हमने उनके मानक मात्रक द्रव्यमान का जो है होता है किलोग्राम, और लंबाई का मीटर, और समय का सेकंड, ये हम लेते हैं। और छोटे बड़े मात्रक इससे बनाते हैं। एक कॉमन सा जो हमारा था कि अगर यूवन यूनिट है, यूनिट पता है इकाई, एक किसी भी चीज की इकाई थी, और एन वन उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम इस रूप में जैसे एन वन यू वन, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम यूनिट का पद्धति बदल देंगे, ये पद्धति की बात अभी आएगी, तो यूनिट तो दूसरी पद्धति में लेंगे, ये उसकी हमने यूनिट इकाई ले ली दूसरी पद्धति में, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल जाएगा। और यहाँ से रिलेशन आता है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो संख्यात्मक मान है, वो पद्धति का व्युत्क्रम होता है। तो बच्चों यहाँ तक हमारी बात हो गई थी, और अब हम जो है अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाते हुए सीधे ले जाएंगे यहाँ पर मात्रक पद्धतियों में। इसके अलावा हमने कुछ एक चार्ट बनाया था, मात्रक, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वो होते हैं जो मूल मात्रकों से डेराइव किए जाते हैं। मूल मात्रक सामान्य रूप से बताया था आपको कि किलोमीटर, किलोग्राम, सेकंड, और ये अभी पद्धति की बात होगा तो द्रव्यमान, मूल पर जो राशियां होती हैं उसे द्रव्यमान और समय और लंबाई, उन्हीं के आधार पर पद्धतियां भी बनती है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रक पद्धतियां। तो आप देखेंगे मात्रक पद्धति, इसे हम कहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ओके। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स भौतिक राशियों के मूल मात्रकों के आधार पर निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित हैं। तो नंबर एक याद रखिए, सी जी एस। सी फॉर सेंटीमीटर, और जी फॉर ग्राम, और सी एस फॉर सेकंड। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो ये पद्धति, इसको हम गॉसीय पद्धति भी कहते हैं। इसे हम गॉसीय पद्धति भी कहते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इसे सीजीएस पद्धति के रूप में जाना जाता है। नंबर टू आइए, एम के एस पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट में। इसमें मूल मात्रक है मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, समय का सेकंड भी है। तो इसको हम जॉर्जी जॉर्जी पद्धति भी कहते हैं। जैसे इसको हम कहते हैं, हमने क्या कहा था, इसको टीपीएस को गॉसीय पद्धति भी कहते हैं, गॉसीय पद्धति। और इसको जॉर्जीय पद्धति भी कहते हैं, जॉर्जीय पद्धति भी कहते हैं। ये अलग से नाम है, पर आपको ध्यान रखना सीजीएस और एमपीएस, सीजीएस और एमपीएस पद्धति के रूप में ये जानी जाती है। इसके अलावा कुछ और पद्धतियां हैं, आजकल यूज कम होता है, इनका प्रयोग में कम होती है, जैसे एसईएस। ये है फुट, पाउंड एंड सेकंड। फुट, और आप याद रखिए पाउंड एंड सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड। ओके। और उसके बाद आती है एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको
एसआई भी कहते हैं और इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति भी हिंदी में कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो जो अगर हम पद्धति की बात करेंगे तो इन 3 पद्धतियों को आप लोग याद करेंगे, इन पद्धतियों को ध्यान में रखेंगे। एक पद्धति होगी आपकी एक पद्धति होगी आपकी एमकेएस पद्धति, एक हुई आपकी सीजीएस पद्धति और एक पद्धति हुई आपकी एफपीएस पद्धति और एक हुई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऐसा एक बार मैं पुराना दोबारा रिवाइज करता हूँ। तो हमने आज जो लिया है मात्रक पद्धति। मात्रक पद्धति में हम पद्धतियों के प्रकार ले रहे हैं, किन किन पद्धतियों में हम मात्रकों को उपयोग कर सकते हैं, करते थे। एक सीजीएस सिस्टम होता है, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एक होता है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएम सिस्टम यूनिट, सीजीएस सिस्टम जो है उसमें हम लेते हैं लंबाई की यूनिट सेंटीमीटर्स, द्रव्यमान की यूनिट्स ग्राम और समय के यूनिट लेते हैं सेकंड्स। जबकि जो हमारे पास एमकेएस सिस्टम है उसमें लेते हैं द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और लंबाई के लिए मीटर और समय के लिए सेकंड। बीच में इसमें द्रव्यमान का है सीजीएस, लंबाई द्रव्यमान समय। सीजीएस में लंबाई सेंटीमीटर और द्रव्यमान ग्राम, समय सेकंड ही है। एमकेएस में लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड ही है। एफपीएस यानी फुट पाउंड सेकंड एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स कहते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो बच्चों अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो है ये मेन है मात्रकों की, और यह पद्धति 1960 में अंतरराष्ट्रीय माप तौल समिति यानी कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स द्वारा लागू की गई। और यह पद्धति जो अंतरराष्ट्रीय एसआई पद्धति है ये एमकेएस पद्धति का ही रूप है, एक परिवर्तित रूप है। यानी एमकेएस पद्धति में कुछ संशोधन किए गए, एमकेएस पद्धति करेक्ट की गई, करेक्शंस किए गए और फिर आई हमारे पास एसआई पद्धति। ये ध्यान रखना है, एमकेएस पद्धति से निकल के आई है एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति उसका ही एक रूप है, एमकेएस पद्धति को बढ़ाया गया है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे अनुमोदित किया गया है। अभी जो चलती है वो एसआई पद्धति चलती है पूरे ग्लोबल रूप में। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि विद्युत धारा को भी मूल राशि माना गया है। आमतौर पे हम विद्युत धारा को नहीं अभी तक हमने रिप्रेजेंट किया था, हमने कहा था एमकेएस यानी द्रव्यमान है, द्रव्यमान को लिया हमने किलोग्राम, लंबाई को लिया मीटर, समय को लिया सेकंड, आगे और कौन जोड़ दिया विद्युत धारा, यानी कि एक तो लिया हमने द्रव्यमान, ओके, और उसके लिए लिया हमने किलोग्राम, इसमें मीटर ले रहे हैं लंबाई, उसके लिए लिया हमने मीटर। ये एसआई पद्धति में है जो इंटरनेशनली जिनको मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनको मान्यता मिली है। और एक है समय सेकंड और इसको ले सकते हैं आप सेकंड। इसके अलावा विद्युत धारा लिखेंगे, सीधे हम आ जाएंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा को भी जो है मूल मात्रकों में, मूल राशियों में शामिल किया गया और इसका मात्रक लिखते हैं हम एम्पियर। क्या लिखते हैं? एम्पियर। इसके अलावा आवेश को भी मूल मात्रकों में लिया गया और इसका मात्रक हम लेते हैं कूलाम। इसको भी सम्मिलित किया गया, क्यू को सम्मिलित करने पर इसका मात्रक, अभी इसको सम्मिलित करेंगे तो MKSA बन जाएगा, इसको सम्मिलित करेंगे MKSQ बन जाएगा। तो हमारे पास जो मूल मात्रक हैं अब बढ़ गए हैं 1 2 3 4 5 और 2 और आते हैं इसमें, इससे ये पूरा होता है 7 मूल मात्रक हमारे पास यहाँ पर अस्तित्व में आते हैं। यहाँ पर मूल मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात होती है यहाँ पर, तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात हुई। इसमें द्रव्यमान, लंबाई, समय। अभी आवेश का मात्रक कूलाम है, परंतु आवेश के मात्रक को मूल मात्रकों में हम नहीं रखेंगे, पर आवेश को अभी जो है इसमें जोड़ा गया था, परंतु आवेश जो है, आवेश Q है बराबर IT होता है, तो उसको हम I में रिप्लेस कर देते हैं। तो I में क्योंकि एक फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, अब बाद में जब 12th क्लास में आएंगे तो वो पढ़ेंगे Q बराबर IT
तो Q कूलाम हुआ, I एम्पियर हो तो कूलाम हुआ, इसलिए हम इसको नहीं लेते हैं। हमारे पास जो मूल मात्रक है वो क्या है? द्रव्यमान, लंबाई, समय, विद्युत धारा। यहां तक याद रखा आपने। उसके बाद याद रखिए ताप, टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को लेते हैं हम केल्विन में। केल्विन मतलब कि जो मूल एसआई पद्धति ली गई वो क्या लिया गया? केल्विन। और इसका सिंबल लेंगे आप के। क्या लेंगे? के। ओके। उसके अलावा लिखिएगा यहां पर आप प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन तीव्रता, और ये होता है कैंडिड तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंग्लिश में कहेंगे इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इसको लेंगे हम कैंडिला। कैंडिला, कैंडेला यानी कि कैंडेला, कैंडल, कैंडेला। और इसका वो लिखिए आप CD। CD जैसे कंप्यूटर में कॉम्पैक्ट डिस्क होती है वही कैंडेला, CD। यहाँ पर CD है, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे आता है पदार्थ की मात्रा। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं पदार्थ की मात्रा निकालने के लिए एक यूनिट, उसे कहते हैं मोल। मोल। और ये मोल कुछ संख्या देती है परमाणुओं की, अणुओं की, और उस संख्या को कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। अभी देखेंगे बाद में आता है मोल की परिभाषा में। तो ये हो गया मोल। तो इतने हमारे पास 7 है। देखिए नंबर काउंट करते हैं। द्रव्यमान 1, लंबाई 2, समय 3, वैद्युत धारा 4, ताप 5, प्रदीपन तीव्रता 6 और पदार्थ की मात्रा 7। तो ऐसा ही मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं। ये है मूल मात्रक। इन्हें हम कहते हैं मूल मात्रक, यानी मूल मात्रकों की संख्या बढ़ा दी गई। जो केवल 3 थी अब है वो 7। अब है वो 7। इसके अलावा आएगा पूरक मात्रक। कुछ पूरक मात्रक भी जो है एसआई पद्धति में शामिल किए गए। एसआई पद्धति में कुछ पूरक मात्रक भी शामिल किए गए, वो कोण से संबंधित है। उसमें नंबर 1 लिखिए समतल कोण, प्लेन एंगल। समतल कोण। ये हो गया आपका, इसका जो मात्रक होता है वो है रेडियन। और एक होता है ठोस कोण या घन कोण। घन कोण बहुत इंपॉर्टेंट है। घन, किसी घनाभ, किसी घनाकार, किसी गोले के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, उसे घन कोण कहते हैं। और इसका मात्रक होता है स्टे रेडियन। स्टे रेडियन। रेडियन के लिए सिंबल लीजिए RAD और स्टे रेडियन के लीजिए SR। अब आता है पूरक मात्रक के बाद आते हैं व्युत्पन्न मात्रक। यानी एसआई पद्धति को हमने इतने भागों में बांट दिया है। मूल मात्रक 7 होते हैं, याद रखने पड़ेंगे आपको। मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं? लंबाई का मात्रक मीटर, किलोग्राम, सेकंड, तो MKS को याद कर लेंगे सीधे। उसमें ऐड करेंगे एम्पियर के लिए धारा A, धारा के लिए एम्पियर। उसमें ऐड करेंगे ताप के लिए केल्विन। उसमें ऐड करेंगे प्रदीप्त तीव्रता के लिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडिला। और उसमें ऐड करेंगे आप पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। इसके अलावा पूरक मात्रक में कोण, समतल कोण, घन कोण, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। जब आप आगे फिजिक्स पढ़ते जाएंगे तो देखेंगे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। व्युत्पन्न मात्रक वे भौतिक राशियां जो मूल भौतिक राशियों का उपयोग करके प्राप्त की जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। यानी कि वे भौतिक राशियां, देखो अब कुछ भौतिक राशियां यहां पर कुछ भौतिक राशियों की बातें हमने मूल मात्रकों में कर दी, मूल राशियां कह दिया उनके लिए, तो हमने मात्रक डिसाइड कर दी कि ये होंगे।
अब इनसे जो हमें राशियां प्राप्त होंगी, इनसे जो हमें मात्रक प्राप्त होंगे, उन्हें हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक, यानी डेराइव करेंगे। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के लिए कोई विशेष मात्रक नहीं है, पर हम निकालते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, आमतौर पे जानते हैं आप लोग, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई भी जो है नापने वाली चीज़ है और चौड़ाई भी नापने वाली चीज़ है, दोनों को नापेंगे किससे? मीटर से। मीटर इंटू मीटर, दोनों से बन गया मीटर स्क्वायर। इसे स्क्वायर मीटर भी कहते हैं, स्क्वायर मीटर। तो ये मात्रक किससे बना? ये बना मूल मात्रकों से, ये बना मूल मात्रक। ये व्युत्पन्न कोण गलत लिख दिया है यहाँ पर, मैं सही कर दूं यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक, इसको नोट करिएगा यहाँ पर, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक हैं जो मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जाते हैं, निगमित किए जाते हैं, जो मूल मात्रकों से डेराइव किए जाते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट से निकाले जाते हैं। ऐसी व्युत्पन्न राशियां कह सकते हैं। व्युत्पन्न राशियां वो राशियां हैं, क्वांटिटीज वो हैं जो मूल राशियों से निकाली जाती है। क्षेत्रफल हो गई, आयतन, आयतन भी ऐसे निकाला जाता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन का मात्रक भी आप जानते हैं। अगर मैं लंबाई लूँ, चौड़ाई एल लंबाई लूँ, ब्रेड्थ लूँ और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एच ले लूँ मैं, तो सबको तो मैं मीटर से नापूंगा। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर मीन्स मीटर क्यूब। ऐसे ही आगे आएगी चाल, बहुत सारी भौतिक राशियां आएंगी। चाल बराबर दूरी बटे समय, कुछ आपने 9th में भी पढ़ा होगा, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी को हम लेते हैं मीटर और समय को सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। तो ये जो मात्रक बन रहे हैं इन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ऐसे कई सारी भौतिक राशियां आएंगी, संवेग, बल, कार्य आदि, उन सबको हम निकालते हैं इस तरह से मूल मात्रकों से। मूल मात्रकों पर आधारित कुछ सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली भौतिक राशियों के मात्रक हम यहां पर लिखने जा रहे हैं, उन्हें जरा ध्यान दीजिएगा। आवृत्ति, आवृत्ति, और इसका जो मात्रक है वो है हर्ट्ज। हर्ट्ज, इसका संकेत है Hz, और इसको निकाला समय से जाता है, क्योंकि आवृत्ति जो है समय का, आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है। तो पर सेकंड यानी हर्ट्ज क्या है बराबर तुल्य। ये अब यहाँ पर आया, ये आया आपका एक आवृत्ति भौतिक राशि है, तो आप इसको लिख सकते भौतिक राशि। इसके आगे ये है इसका मात्रक, और आगे हमने लिखा है ये मूल मात्रक में पर सेकंड। ऐसे ही देखिए मैं लिखता जाऊंगा यहाँ पर बल। बल भी ये जो है व्युत्पन्न करेंगे हम इसको भी, बल, फोर्स कहते हैं जिसे। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। ये कुछ नाम दे दिए जाते हैं, न्यूटन, इनको हमने कुछ नाम दे दिया। बल को हमने न्यूटन नाम दे दिया है, न्यूटन, न्यूटन एक वैज्ञानिक थे। एन लिख देते हैं आमतौर पे इसके लिए सिंबल। पर मूल मात्रकों में क्या होता है? ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन का जो नियम होता है उससे बना होता है। F बराबर एम ए, F बराबर एम ए। तो ये बल हुआ, बल का नियत हो गया किलोग्राम, और यहां पर हम एक्सेलरेशन को भी निकालते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का हुआ, त्वरण का। त्वरण को निकालते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण ए लेंगे तो हम लेंगे वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन, वेग भी आएगा इसमें, और बटे समय, यानी वेग बटे समय। वेग का होता है मीटर पर सेकंड बटे टी। टी 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 हो गया आपका समय, टी हो गया आपका समय। इसका सेकंड, इसको सेकंड लिखेंगे, इसका मात्रक लिखेंगे सेकंड, तो ये बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इसी प्रकार एक लिस्ट मिल जाएगी आपको पूरी। अभी आप वेग को निकालेंगे तो वेग होता है दूरी बटे समय, फिर तो वो मीटर पर सेकंड। जैसे यहाँ पे चाल निकाला था हमने, चाल हमने शायद कहीं निकाला था, ये दूरी बटे समय मीटर पर सेकंड। वैसे यहाँ पर वेग मीटर पर सेकंड प्रति सेकंड। तो इस तरह से हमने एक्सीलरेशन का निकाला, एक्सीलरेशन को यहाँ रखा, तो ये हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये बल का हुआ, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दो छूट गया था यहाँ पर, नोट करिएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही है दाब, प्रतिबल, कार्य, ऊर्जा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इनके मात्रकों को आप देखेंगे, कार्य, ऊर्जा एक दूसरे के विकल्पित होते हैं, और ऊष्मा भी एक ऊर्जा है, और ये सब मात्रक होते हैं इनके जूल, इसका मात्रक होता है जूल, और इसका सिंबल होता है कैपिटल जे। इनको भी हम मूल मात्रकों में व्यक्त कर सकते हैं, और मात्रकों में भी कर सकते हैं तुल्य मात्रक, जैसे न्यूटन मीटर, उसको हम न्यूटन को बदल देंगे तो न्यूटन आपके पास आता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, यानी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये मूल मात्रक में हो गया। किसी भी भौतिक राशि को मूल मात्रकों में भी लिखा जा सकता है, और उसको कुछ शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जाता है, न्यूटन मीटर, और उसका एक सिंबल भी होता है, जैसे कार्य ऊर्जा का सिंबल हुआ जूल। ऐसे आप जो है रेफरेंस आपकी फिजिक्स की किताब में आते रहेंगे बाद में, उनको आपको ध्यान में रखना है। नंबर 4, दाब। दाब का होता है पास्कल। एक प्रतिबल भी आता है, स्ट्रेस। F/A करके होता है दाब। दाब हमेशा होता है F/A, एरिया पे निकाला जाता है, तो इसका मात्रक है पास्कल। हाइड्रोलिक प्रेशर भी होता है, जलीय दाब, हम इसको लिखते हैं PA, और इसका जो तुल्य मात्रक है वो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये निकलता है फॉर्मूला F/A से, जहाँ A क्या है एरिया और F क्या है फोर्स। ध्यान रखेंगे इस बात को, फोर्स और बटे डिवाइडेड बाई एरिया इस प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, ये फॉर्मूला है। दाब का है पास्कल। इसी प्रकार अन्य पांचवा पॉइंट ले सकते हैं, शक्ति, पावर। शक्ति, विकिरण फ्लक्स, रेडिएशन फ्लक्स होता है वाट, इसका मात्रक होता है पावर, और इसको हम जूल पर सेकंड भी कहते हैं, वाट और जूल पर सेकंड। कुछ बातें आप जो हैं जब पढ़ते जाएंगे आगे तो और अच्छी तरह इसको समझते जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, एक मैंने बताया था विद्युत आवेश के लिए, विद्युत आवेश के लिए जो पहले ही बात हो चुकी है वो है कूलाम। कूलाम मात्रक है, इसको हम आमतौर पर C लिखते हैं, और कूलाम को हम लिखते हैं Q बराबर IT, फॉर्मूला होता है, अभी पहले भी बताया था हमने, Q बराबर IT, और I को हम लेते हैं एम्पियर मूल मात्रक के रूप में, और T का लेते हैं सेकंड, तो एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। ध्यान रखिएगा, धारा को मूल राशि लिया गया है, आवेश को नहीं। धारा को मूल राशि लिया गया है, आवेश को नहीं, और धारा का मात्रक लिखा जाता है कैपिटल A। विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, ये आपके रेफरेंसेस आएंगे इसमें। विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आएगा आपका 12th क्लास में। विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ये रेफरेंस, इनका मात्रक होता है वोल्ट। आगे मूल मात्रकों में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनके फॉर्मूले के आधार पे। इसके अलावा बहुत सारे आते हैं मात्रक, विद्युत धार, ज़्यादा मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, एक आपको PDF भेजूंगा मैं। विद्युत धारिता, प्रतिरोध, विद्युत चालकता, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, प्रेरकत्व, प्रदीप्त फ्लक्स, आगे जो फिजिक्स में कितनी भौतिक राशियाँ आती रहती हैं, यहाँ पे मैंने कुछ एक का वर्णन किया आपको समझाने के लिए कि इस प्रकार से विद्युत ये इस प्रकार से कई ऐसी राशियाँ हैं जो व्युत्पन्न राशियाँ हैं, जो मूल राशियों से निकाली गई हैं। कई ऐसे राशियाँ आपको मिल जाएंगी, तो उनका मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस दिया है आपको। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम सबसे पहले आएंगे, अब महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे हम। कुछ यांत्रिकी में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय मूलभूत राशियाँ चुनी गई हैं, परंतु हम यांत्रिकी में कोई भी 3 राशियां मूलभूत राशियों की तरह ले सकते हैं, तो अन्य राशियां इनके पदों में व्यक्त की जा सकती हैं। हम अन्य राशियों को हम इन्हीं मूल राशियों के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे यांत्रिकी में आपका चाल आएगा, समय आएगा, समय की आदि की राशियों को लिया जाएगा, लंबाई व्युत्पन्न राशि बन जाती है,
लंबाई अब चाल गुणा समय के रूप में व्यक्त की जा जाएगी, तथा यदि बल तथा त्वरण मूलभूत राशियां ली जाएं तो द्रव्यमान को हम बल बटे त्वरण से परिभाषित करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप केवल इतना याद रखिएगा कि मूल राशियां स्वतंत्र हैं, उन मूल राशियों से हम अन्य राशियों को हम व्युत्पन्न करते हैं। कुछ डेफिनेशंस आप बुक में देखेंगे, जैसे मीटर की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है, पर यहाँ पर फिर भी उसका रेफरेंस देना ज़रूरी है, तो बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं है। कुछ डेफिनेशन आप देख लेंगे, जैसे 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर को ये मानक बनाया गया। 1 मीटर वह दूरी है जिसमें क्रिप्टन 86 से उत्सर्जित नारंगी लाल प्रकाश की 16,50,763.73 तरंगें निर्वात में स्थित होती हैं, एवं दूसरे शब्दों में 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1/299792458 सेकंड में तय करता है। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब डेफिनेशंस आपको दिखाई देंगी, उनको एक बार आपको देख लेना है, थोड़ा सा समझ लेना है, दिमाग लगाना है, ज़्यादा ये याद नहीं करना है इनको, क्योंकि इनसे हमारा ज़्यादा रोल होना नहीं है, ना एग्जाम में ये पूछी जाती हैं। परंतु फिर इनको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखना कि हाँ ये डेफिनेशन इस तरह से बनी हुई है। ऐसी किलोग्राम की डेफिनेशन क्या है उसको आप देखेंगे, और सेकंड्स की डेफिनेशन क्या है। एम्पियर, एम्पियर की डेफिनेशन आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल के आधार पर। यहाँ आप केवल बुक से नोट कर लेंगे, परंतु जब हम 12th क्लास में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम इस बात को जिक्र भी करेंगे, इसका एम्पियर की परिभाषा को हम डिफाइन भी करेंगे, परिभाषित करेंगे। इसके अलावा केल्विन जो है, एक केल्विन सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक वो बर्फ के गलनांक के अंतर का 1/100वां भाग होता है। डेफिनेशन लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बारीकी में अभी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम उष्मागतिकी का चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको जो है इस डेफिनेशन से रूबरू कराएंगे ही। ऐसे ही 1 केल्विन जल कितने का मान होता है, जल का त्रिक बिंदु क्या होता है, इन सब बातों पर गौर किया जाएगा बाद में। अब हम आते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक में आता है रेडियन। 1 रेडियन वह तलीय कोण है, प्लेन एंगल, जो कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर, ध्यान दीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। पहली बात तो यहां पर हम एक चाप ले रहे हैं वृत्त का, और उसको ले रहे हैं केंद्र पर अंतरित कोण। केंद्र पर अंतरित कोण ये हो गया आपका माना सपोज डी थीटा, और ये हो गई आपकी त्रिज्या ये हो गया चाप। तो कोण जो है प्लेन एंगल, उसको डिफाइन करते हैं चाप बटे त्रिज्या, और 1 रेडियन तब होगा जब ये चाप जो है इसका मान इस त्रिज्या के बराबर, ds बराबर हो जाए r, तो d थीटा हो जाएगा आपका 1 रेडियन। 1 रेडियन, तो 1 रेडियन वह कोण है जो, कोण d थीटा वो कोण हुआ जो 1 रेडियन, जो कि वृत्त की त्रिज्या r के बराबर चाप, या r के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है। ये वृत्त का केंद्र है, इस पर अंतरित करता है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित करता है, वो आपका है 1 रेडियन। और बच्चों याद रखना कि 1 रेडियन डिग्री में कितने बराबर होता है। 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई, 180/पाई डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई, और इसका मान निकल के आता है 57.3 डिग्री। नेक्स्ट में आते हैं नंबर 2, इसमें हम लेंगे स्टे रेडियन। एक ने लिया था हमने रेडियन, अब लेंगे हम स्टे रेडियन। ये स्टे रेडियन मात्रक है घन कोण का। एक स्टे रेडियन घन कोण का, तो एक घन एंगल यानी क्षेत्रफल निकालेंगे, ये पूरा एक क्षेत्रफल होगा, और वो किसी घन के, उसमें हम एक गोले का भाग निकाल लेते हैं। जैसे घन है तो उसके अंदर एक गोला निकाल लेंगे, गोला काट लें, गोला होता है जैसे फुटबॉल जैसा, और उसकी जो त्रिज्या है ये r हो गई,
और ये त्रिज्या जो चारों तरफ एक शंकु जैसा बनाएगा, गोला, जैसे अगर फुटबॉल में से ले लेंगे तो गोला, तो ये कोण हो जाएगा उसका घन कोण। इसको हम आमतौर पर डी ओमेगा लिखते हैं। एंड डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी एस अपॉन आर स्क्वायर। ये याद रखिएगा, डी एस अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो है वो होता है मीटर स्क्वायर। ओके, तो नीचे भी मीटर स्क्वायर होना चाहिए, त्रिज्या में भी आर स्क्वायर। और डी एस बराबर अगर आर स्क्वायर हो जाए तो डी ओमेगा हो जाएगा आपका 1 स्टे रेडियन, 1 स्टे रेडियन, 1 स्टे रेडियन। तो 1 स्टे रेडियन वह ठोस कोण है जो कि गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। ये गोले का क्षेत्रफल का एक भाग लिया हमने और इसका क्षेत्रफल त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो। गोला का एक चाप लगाया यहाँ पे, गोला, उससे केंद्र, गोला आप समझिए एक गोला जैसे फुटबॉल होती है, उसमें एक हमने भाग काट लिया और उससे केंद्र पर, ठीक केंद्र पर जो कोण अंतरित होगा उसे हम घन कोण कहते हैं। और 1 स्टे रेडियन जब होगा जब वो गोले का जो चाप लिया हमने, गोले का जो क्षेत्रफल लिया, चाप ने क्षेत्रफल लिया है, उसका जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, त्रिज्या के वर्ग के बराबर हो, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर का केंद्र पर अंतरित करता हो। तो डी एस बराबर आर स्क्वायर, तब हम कहेंगे डी ओमेगा बराबर 1 स्टे रेडियन। ये हमेशा अभिलंबवत पृष्ठ का क्षेत्रफल लेते हैं, एरिया वेक्टर लेते हैं। इसमें हम बाद में बात करेंगे एरिया वेक्टर की, कभी आप क्षेत्रफल सदिश की बात जब हम 12th क्लास में आपको ले जाएंगे। यहाँ पर अभिलंबवत यानी नॉर्मल लेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल और बटे त्रिज्या का स्क्वायर, यानी डी ओमेगा की जो डेफिनेशन है वो ये है, डेफिनेशन के आधार पर जो सूत्र है वो ये है, अभिलंबवत पृष्ठ क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। तो ये आपका अभिलंबवत पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका कोई भी एरिया लेंगे हम, उसका वो भाग लेंगे जो अभिलंबवत पृष्ठीय क्षेत्रफल हो। इसको ज़्यादा अच्छी तरह आप 12th क्लास में समझेंगे जब हम एरिया वेक्टर की बात करेंगे कि हम क्षेत्रफल सदिश को अभिलंबवत लेते हैं, उससे निकलने वहीं लेते हैं सीधे एरिया को, फ्लक्स को, तो वहाँ पे हम बात करेंगे। तो अभी आप इसको यहीं पे इतना पढ़िएगा, हम आगे के भाग जो हैं बाद में करेंगे और उस बाद में हम जो आगे का जो भाग पढ़ेंगे उसमें हम लेंगे, अच्छा 1 स्टे रेडियन की बात हो गई, 4 पाई स्टे रेडियन की बात और कर लेते हैं। जो पूरा गोले का क्षेत्रफल केंद्र पर कितना कोण अंतरित करता है, अगर हम उसे निकालेंगे, ओमेगा कहते हैं इसको, तो पूरा क्षेत्रफल गोले का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर और बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये कहलाता है 4 पाई स्टे रेडियन। यानी कि पूरा गोला जो केंद्र पर अंतरित करता है कोण वो होता है 4 पाई स्टे रेडियन। पद्धति की विशेषताएं क्या होनी चाहिए, किन बातों पर पद्धति निर्भर होनी चाहिए, इसका एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम जो देंगे वो नेक्स्ट टाइम देंगे। उसके बाद हम जो है अपनी इस मात्रक पद्धति वाला ये सब जो है आगे बढ़ाएंगे कि मात्रकों के नाम व संकेत कैसे लिखे जाते हैं और किस प्रकार से हमें कौन कौन सी विभिन्न भौतिक राशियाँ और उनकी मूल राशियों से संबंध कैसे निकाले जाते हैं, यानी डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे अपने अगले पार्ट में, इस यूनिट के अगले पार्ट में। तो आज हमने केवल चर्चा की है डेफिनेशंस की, भिन्न भिन्न मात्रकों के बारे में चर्चा की है। हालांकि मात्रक बहुत सारे हैं, हम सारी चर्चाएं यहाँ पर कर भी नहीं सकते हैं, पर कुछ एक हमने यहाँ पर समेटने की कोशिश करी, कुछ पार्ट्स को हमने लेने की कोशिश करी। हमने आपको बताया पद्धतियाँ कितने प्रकार की होती हैं। मुख्य पद्धति जो ग्लोबल रूप में है वो है एसआई पद्धति, उसमें कितने मात्रक होते हैं, कौन कौन से पूरक मात्रक होते हैं, कौन से व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से कैसे निकाले जाते हैं, रेडियन क्या है, स्टे रेडियन क्या है, इनके बारे में चर्चा की। घन कोण के बारे में चर्चा की। हालांकि घन कोण और ये जो रेडियन है, समतल कोण, इनका रेफरेंस आपका 12th क्लास में भी आएगा।
ये चीज़ें जो हैं रिपीट होंगी, बार बार आएंगी। जब आप घन कोण के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी पढ़ेंगे, वहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि हम अभिलंबवत पृष्ठ क्षेत्रफल क्यों लेते हैं और उसके क्या कारण हैं, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अब मैं यहाँ पर अपने इस पूरे चैप्टर को यहीं पर समाप्त करता हूँ, आपसे विदा लेता हूँ। पार्ट नंबर 3 हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, डायमेंशनल एनालिसिस, यानी हम बात करेंगे विमा की। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है और विमीय विश्लेषण का क्या उपयोग है मात्रक पद्धति में। उसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मापन कैसे किया जाता है। मापन में अल्पतमांक क्या होता है, मीन्स लीस्ट काउंट क्या होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो लीस्ट काउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, ग्राफिक्स बनाएंगे, और वो ग्राफिक्स के तौर पे जो प्रैक्टिकल आपको मिलेगा अलग से, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लीस्ट काउंट आप नहीं समझेंगे आप आगे के कई सारे प्रयोग नहीं कर सकते। बिना लीस्ट काउंट के आगे बढ़ना ही ठीक नहीं है। यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगले पार्ट के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है।